इसीलिए बी क्रिएटिव इन योर स्टडीज। ओहो, मैं मुद्दे से भटक गया। हाँ, हम कर रहे थे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्या चल रहा था टॉपिक हमारा? हमारा टॉपिक चल रहा था हायर परचेज। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बच्चों, फिर उसके बाद सॉल्व करना उसे शुरू करता हूँ। एक्स परचेज अ ट्रक, 2,80,000 का ये ट्रक है। पेमेंट टू बी मेड 91,000 डाउन, 3 डाउन पेमेंट्स ऑफ 76,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो यहां से पता चला बच्चों एक ही ट्रक है। ट्रक बोला है ना उसने, तो सिंगल ट्रक परचेज किया है। किसने परचेज किया? एक्स। एक्स ने परचेज किया है बच्चों एक ट्रक, और इस ट्रक की कीमत है 2,80,000 रुपए की। डन। इसकी डाउन पेमेंट गई है 91,000, और इसमें 76,000 की 3 इंस्टॉलमेंट्स है। बात खत्म। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है कि भैया इंटरेस्ट है एट द रेट 10%। ओके। उसके बाद कहता है द बायर डेप्रिशिएट्स विद 15% डब्ल्यूडीवी। 15% डब्ल्यूडीवी से बच्चों बायर डेप्रिशिएट करेगा। 3% डब्ल्यूडीवी। ओके, ठीक है। पेज नंबर 443। आगे कहता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, एक्स आफ्टर हैविंग पेड द डाउन पेमेंट एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुडंट पे द सेकेंड इंस्टॉलमेंट। कहता है बच्चों दूसरी इंस्टॉलमेंट बेचारा पे नहीं कर पाया। एंड द सेलर टुक पोजेशन ऑफ ट्रक, सेलर पूरा ट्रक उठा के ले गया। आफ्टर स्पेंडिंग 9200 ऑन रिपेयर्स, एसेट सोल्ड फॉर 1.5 लाख। दैट मीन्स बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हो गई, इसका मतलब ये हुआ कि सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे क्या हुआ? डिफॉल्ट। डिफॉल्ट बोले तो नॉन पेमेंट हुई। नॉन पेमेंट होने के बाद क्या हुआ? रिपोजेशन। वो दोबारा लेके चला गया अपने एसेट को। रिपोजेशन करने के बाद उसने अपने एसेट में कितने पैसे लगाए? 9200 रुपीज का कोई खर्चा और किया, और फिर इस एसेट को इसने सेल कर दिया, सोल्ड फॉर 1.5 लाख। ठीक है। फिर आपसे कहता है रेलेवेंट बुक्स बनाओ इन परचेजर एंड वेंडर। ठीक है, बना देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बच्चों ये कहीं नहीं कहा कि जब गुड्स रिपोजेस हुए, आप याद रखना जब जब गुड्स रिपोजेस होंगे ना, तो वेंडर अपने हिसाब से बताएगा कि भैया उन गुड्स की वैल्यू क्या थी। मैंने क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा जहां पे वो कह रहा है गुड्स की वैल्यू वेंडर के हिसाब से इतनी है। तो जब वेंडर के हिसाब से कोई वैल्यू है ही नहीं, तो बहुत सिंपल है। उसकी वैल्यू क्या लेंगे हम, जो नॉर्मली कैलकुलेशन करके आएगी, मतलब अलग से कोई वर्किंग नोट नहीं बनाना पड़ेगा। अब ये मैं बात क्या कह रहा हूँ, ये आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा जब हम पार्शियल रिपोजिशन करेंगे, क्योंकि वहां हर क्वेश्चन में आपको बोल रखा होगा कि हायर वेंडर के हिसाब से ये वैल्यू बनती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सारी चीजें गिवन ही है बच्चों अपने को, हम सीधा क्या बना लेते हैं? सीधा बना लेते हैं अपना जो भी इंस्टॉलमेंट या कैश प्राइस की स्टेटमेंट होती है। तो स्टार्टिंग ईयर दे नहीं रखा मुझे, सबसे पहले मैं लिखता हूँ कैश प्राइस ऑफ एसेट। कितना कैश प्राइस है? 2,80,000। बच्चों एक कैलकुलेटर अपने पास रखना, क्योंकि मेरे पास नहीं है। डाउन पेमेंट हमने दे दी 91,000। बोलो बच्चों जल्दी से, माइनस करके क्या आया? 18 लाख, 1,89,000। फिर इस पे 10% का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, और उसको ऐड कर देंगे। सो 18,900 का इंटरेस्ट आ गया। ऐड करके ये आ जाएगा मेरे पास 900, 2,07,900। नाउ हम इंस्टॉलमेंट नंबर 1 माइनस करेंगे, विच इज 76,000 रुपीज। ठीक है, माइनस कर दो बच्चों, बताओ कितना आया? 1,31,900। ठीक है, अब दोबारा से हम इसमें ऐड करते हैं इंटरेस्ट एट द रेट 10%, 13,190। टोटल आ गया हमारे पास 145,090। नाउ उसके बाद क्या हुआ बच्चों? कोई पेमेंट हुई नहीं, डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट इन पेमेंट, दैट मीन्स कोई पेमेंट नहीं हुई। बस इतना सा बनाना था अपने को। अब हम जल्दी से बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं। किसकी बुक्स में बनाएंगे बच्चों? पहले पहले हम हमेशा बनाएंगे हायर परचेजर की बुक में। मैं एक बार अकाउंट का फॉर्मेट बनाता हूँ, जस्ट 2 साल का ही बनेगा, तो ज्यादा बड़ा नहीं होने वाला ये।
दो अकाउंट्स बनाने हैं हमें, एक एसेट अकाउंट और एक हायर वेंडर अकाउंट। पहले ये मैंने बना दिया हायर वेंडर अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट एंड एसेट अकाउंट। एसेट क्या था अपने पास? ट्रक अकाउंट। यस बच्चों, तो शुरू करते हैं हायर वेंडर को। सबसे पहले बाय ट्रक अकाउंट। पहली एंट्री क्या हुई होगी? ट्रक अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर, कितने का? 2,80,000 का। सेम डे पे आपने डाउन पेमेंट दी, तो जर्नल एंट्री होगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट करी हमने पहली? 91,000 रुपीज की। उसके बाद बाय इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट चार्ज किया 18,900 का पहला इंटरेस्ट, और उसके बाद आपने पेमेंट कर दी अगेन टू बैंक ब्रैकेट में इंस्टॉलमेंट नंबर 1 विच इज 76,000। और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 76,000 की पे करने के बाद हमारे पास बैलेंस क्या बचा? टू बैलेंस सीडी हमारे पास बचा 1,31,900। ठीक है, टोटल आप कर लेना। नाउ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आया हमारे पास? 1,31,900। ठीक, उसके बाद करंट ईयर का इंटरेस्ट 13,190। मैंने दोनों को ऐड किया, इट्स एड अप्स टू 145,090। ठीक, उसके बाद टू ट्रक अकाउंट, क्योंकि हायर वेंडर वापस ट्रक ले गया। देखो, जब ट्रक लेके आए थे हम, तब हमने हायर वेंडर में ट्रक को डेबिट, मतलब ट्रक को इधर एंटर किया था। अब लेके जा रहा है तो जर्नल एंट्री हो जाएगी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू ट्रक। जब लेके जाएगा, कितने का? कितने का लेके गया हमें नहीं पता, लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि भाई मुझे उसके 1,45,090 रुपए चुकाने थे और वो बदले में ट्रक ले गया। तो मेरा अल्टीमेटली ट्रक तो इतने का ही गया ना बच्चों, जितने का मेरे को उसका पैसा चुकाना था। अब हो सकता है एक्चुअल में मुझे कम देना हो या ज्यादा देना हो, वो मुझे ट्रक से पता चलेगा। यहाँ पे बच्चों 15% WDB से हमें डेप्रिसिएशन लेना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले टू हायर वेंडर अकाउंट, हायर वेंडर से हम ट्रक लेके आए 2,80,000 का। ठीक, उसके बाद बाय डेप्रिसिएशन, जरा बताओ बच्चों इस पे कितना बनेगा डेप्रिसिएशन? 42, 42,000 आएगा। ठीक है, देन बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा हमारे पास 2,38,000। खत्म। नेक्स्ट ईयर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,38,000। जो 2,38,000 का 15% निकालो। 2,38,000 का 15, 35,700। ठीक बच्चों, 35,700 तो हो गया बच्चों डेप्रिसिएशन। मतलब इतना तो मैंने यूज कर लिया, और उसके बाद दोबारा से बाय हायर वेंडर, हायर वेंडर उस चीज को वापस ले गया। कितने में ले गया? 1,45,090 रुपीज। अब देखो बच्चों, कौन सी साइड बड़ी हो रही है आपके पास? अभी भी आपके पास ये वाली साइड बड़ी है। 35,700, यस, आपके पास डेबिट साइड बड़ी है। तो जरा क्रेडिट साइड का बैलेंस बताना कितना आ रहा है? लाख 80,790। अरे लिख के बता दो भैया। कितने कह रहे 57,210। ये आ गया बच्चों मेरे पास है। कौन सा वाला है भाई? क्या आ रहा है लॉस की फिगर? 18,070। लो बच्चों, आ गया मेरे पास 18,070 और क्वेश्चन पूरा हो गया। अब देखो लॉस ऑन रिपोजिशन में कोई एक बताओ, दो दो कैसे आ सकते हैं? आई थिंक 50 वाला ही आएगा, ये 18 गलत बता रखा है। कोई तो है शायद जो टेप के बता रहा है, इसलिए गलत आया। कितना आया था? 57,210। यस, दिस इज द करेक्ट वन। ये लॉस हुआ हमारे हायर परचेजर को। क्यों इतना लॉस हुआ?
क्योंकि हायर परचेजर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर ध्यान से देखो बच्चों, ओपनिंग वैल्यू 2,38,000, करंट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया मैंने 35,700। इसका मतलब मेरी अभी भी एसेट की वैल्यू 2,02,000 3,000 के करीब है। एसेट की वैल्यू 2,03,000, लेकिन जब सामने वाली पार्टी उस एसेट को ले गई तो उसने कहा मैं 1,45 के अगेंस्ट ले जा रहा हूँ। भाई अगर कोई आपकी 2 लाख की चीज 1,45 में ले जाएगा तो आपको तो नुकसान होगा ना, बिल्कुल होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों हम हायर वेंडर की बुक्स में। अब हायर वेंडर के लिए ना उसने कुछ अलग से मेरे को नहीं बोला। तो मैं जब इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर हूँ, इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर, किसका अकाउंट बना रहे हैं हम बना रहे हैं गुड्स रिपोजेस्ड अकाउंट, गुड्स रिपोजेशन अकाउंट। ये भी बहुत ही इजी बा। सबसे पहले हायर वेंडर गुड लेके आया, किससे? फ्रॉम हायर परचेजर। हायर परचेजर यहाँ पे एक्स है, एक्स से कितने रुपए का गुड लेके आया? 1,45,090 का। क्योंकि और कोई दूसरी वैल्यू है नहीं, तो जो जितने का ये वैल्यू का लाया वही मान ली जाएगी। उसके बाद टू बैंक अकाउंट, फिर उसने कुछ रिपेयर्स का खर्चा करा। कितना करा उसने रिपेयर्स का खर्चा? 9,200 रुपीज। और 9,200 रुपीज का खर्चा करने के बाद उसने उसको सेल कर दिया, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सेल। कितने का सेल कर दिया? 1,50,000 का। देख लो बच्चों, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ आपको? लॉस हुआ। फिर से आगे हमारे पास 290, 1,54,290 रुपीज। सर पहले सेल की एंट्री करेंगे, रुको भाई, बाय लॉस ऑन रिपोजिशन 4,290। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या क्वेश्चन था? पहले सेल की एंट्री करेंगे। अरे भाई अकाउंट बन रहा है तो जैसे आपको बनाना है वैसे बना लो। अब पहले ये कैसे करोगे वे? पहले जब तुम्हारे पास गुड्स आएगा तभी तो बेचोगे, या गुड्स आने से पहले ही कर दोगे? अरे मतलब जब बच्चा होगा तभी तो नाम रखोगे, या आज ही नाम रख दोगे? पोजीशन से ठीक है पहले बच्चों। सेल एंट्री तो होंगी ना। क्या चीज? पर जो डिपॉजिशन करने से पहले उसने सेल की होगी मशीन की 2,80,000 की, वो एंट्री भी होगी ना सर। रिपोजेस नॉर्मल जो सेल है, तो बेटा सेल जी सर। जो हायर परचेज में उसने दिया उसकी बात कर रहा है क्या? जी जी। 2,80,000 अरे का जो तुम, प्रोडक्ट मिलता है तो उसकी सेल होगी ना। अरे मेरी आंखों के तारे, आज तो मेरी आंखों में देख पाता। खैर, तो भाई उसके लिए एक अकाउंट बनेगा जिसको हम बोलेंगे हायर परचेजर अकाउंट। और हायर परचेजर अकाउंट में इन बुक्स ऑफ हायर वेंडर बनवा ही नहीं रहा। क्यों नहीं बनवा रहा? क्योंकि सेम टू सेम ये जो हायर वेंडर का आपने अकाउंट बनाया ना, ये पूरा का पूरा क्रॉस में चला जाएगा। चलो अब एक बार देख लो, अब बात शुरू हुई है तो हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। जब हायर वेंडर अपनी बुक्स में हायर परचेजर का अकाउंट बनाएगा, तो वो पहली एंट्री करेगा हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल। तो पहली एंट्री हायर परचेज सेल, कितने की सेल करी? 2,80,000 की। फिर उसने डाउन पेमेंट दी और इसने ले ली बैंक अकाउंट, और इसने डाउन पेमेंट रिसीव कर ली 91,000। देखते जाओ, सारी की सारी एंट्री क्रॉस में। फिर इसने इंटरेस्ट चार्ज किया अपने हायर परचेजर पे 18,900 का। और फिर दूसरी रिसीव कर ली, सॉरी, इंस्टॉलमेंट नंबर 1 रिसीव कर ली 76,000 की। सो देख रहे हो, बस ये पहला नाम, इसके लिए ये ट्रक अकाउंट था, और इस व्यक्ति के लिए ये हायर परचेज सेल अकाउंट है। इसके अलावा सारे के सारे आइटम क्रॉस में आ जाएंगे। ठीक है, चलो, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अब बच्चों हमारे पास आ चुका है पार्शियल रिपोजिशन। और इससे ज्यादा मजेदार तो बच्चों कुछ हो ही नहीं सकता। पार्शियल रिपोजिशन मतलब हायर वेंडर कहता है कि भैया मेरी चीज थी तो मैं वैल्यू बताऊंगा, और हायर परचेजर कहता है कि भाई चीज मेरे पास थी, मैं यूज कर रहा हूं तो मैं बताऊंगा। अच्छा बच्चों, उससे पहले ना आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई थी। आज तो तुम सबका टेस्ट। सर दोबारा से स्क्रीन दिखाओ। जी मालिक, अभी दिखाते हैं।
ये लो बच्चों, देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट अगर है तो। जब हो जाएगा तो बता देना। हाँ बच्चों, तो आपने ना, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, फर्स्ट क्लास थी, आज पता चल जाएगा कितने बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं। आपको एक वर्ड बताया था मैंने, सब्सटेंस इन फॉर्म। किसको पता है? रेज योर हैंड्स। ओ सॉरी, किसको पता है? मेरे को बोल के बताए सब्सटेंस इन फॉर्म का मतलब, या सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म। जिसको भी मतलब पता है वो अपना माइक ऑन करके शुरू हो जाए। और सही जवाब देने वाले को इनाम भी मिलेगा मेरी तरफ से। ओह माय गॉड, सन्नाटा। ठीक है। सर इग्नोरिंग लीगल इफेक्ट कुछ ऐसा था सर। कुछ ऐसा था। ऐसे तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है सर, इसी टाइप का था कुछ। लीगल इफेक्ट और इकोनॉमिक इफेक्ट कुछ ऐसा था सर, ट्रांजैक्शन को लेके। बिल्कुल। सर ट्रांजैक्शन होगा तो करेंगे, वो लीगल इफेक्ट नहीं देखेंगे, पड़ रहा है। राइट राइट। ठीक है, ये मैं बोलने वाला था, इतना सन्नाटा क्यों है, एकदम सन्नाटा ही हो गया था। खैर, सब्सटेंस ओवर फॉर्म का दो बच्चों ने बताया, विच इज ऑलमोस्ट करेक्ट। ठीक ही बताया बच्चों आपने। तो जिसको नहीं पता वो अब सुन लो बच्चों, कि सब्सटेंस ओवर फॉर्म का होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट हम कुछ भी कर रहे हैं, सबकी डुअल एडजस्टमेंट तो होती है। अगर डुअल एडजस्टमेंट को हटा के मैं अगर ट्रांजैक्शन के इफेक्ट देखूं ना, तो ट्रांजैक्शन के दो टाइप के इफेक्ट होते हैं। सो जो दो इफेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन में, उसमें से एक इफेक्ट होता है इकोनॉमिक इफेक्ट, और एक इफेक्ट होता है लीगल इफेक्ट। इकोनॉमिक इफेक्ट कहता है कि भैया उस ट्रांजैक्शन से जो भी इकोनॉमिक यूज कर रहा है, पैसे कमा रहा है या यूज कर रहा है, वही आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। लीगली कोई कहता है कि भाई चीज मेरी है तो इसके साथ इकोनॉमिक बेनिफिट भी मैं लूंगा, तो वो बात नहीं मानी जाएगी। दैट मीन्स कंसिडरिंग इकोनॉमिक इफेक्ट एंड इग्नोरिंग लीगल इफेक्ट। जैसे जब आपने हायर परचेज पे, देखो बच्चों, हायर परचेज की हम जब बात कर रहे थे, तो हायर परचेजर को हायर वेंडर ने अपना एक एसेट दे दिया। क्या एसेट सेल हुआ है? यस और नो? आंसर इज नो। हायर परचेज पे दिया गया है, और ये मैंने आपको पहले ही बताया था, हायर परचेज और सेल अलग है। एसेट हायर परचेज का तब होगा जब लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट हो जाएगी। तो क्या एसेट हायर परचेजर का है पहले दिन से? आंसर इज नो सर, ओनरशिप हायर वेंडर की है। तो ओनरशिप अगर हायर वेंडर की है, तो डेप्रिसिएशन और एसेट का अकाउंट ये अपनी बुक में कैसे बना सकता है? तो ये एसेट का अकाउंट इसी हक से बना रहा है बच्चों, क्योंकि अकाउंट्स में बोला गया है ट्रांजैक्शन के सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इफेक्ट्स को देखना है। लीगली इफेक्ट क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। ये सेम चीज बच्चों जब आप डेप्रिसिएशन पढ़ोगे अपने प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, पीजीबीपी में जब पढ़ोगे, वहां पे आप सेक्शन 32 पढ़ोगे। सेक्शन 32 इज डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस एसेट्स। तो बिजनेस एसेट वहां भी कहता है कि भैया एसेट अगर बिजनेस के लिए यूज हो रहा है, डजंट मैटर कि वो एसेट परचेज किया है, रेंट पे है या लीज पे है, अगर बिजनेस के लिए एसेट यूज हो रहा है तो बिजनेस उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करेगा। ठीक है, चलो, बात होती है खत्म। अब एक अच्छा सा सुंदर सा रिपोजिशन, पार्शियल रिपोजिशन का क्वेश्चन देख के निपटाते हैं उसे। तो पहले कौन सा क्वेश्चन किया जाए? मैं कर रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, पेज नंबर 439। चलो पहले हम क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन का एक सुंदर सा चित्रण कर लें, और उसके बाद हम क्वेश्चन के संदर्भ में अपना उत्तर करेंगे, उत्तर निकालेंगे, हल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, ए ट्रांसपोर्ट, ये बच्चों कंपनी का नाम है ए ट्रांसपोर्ट, जैसे एक्स ट्रांसपोर्ट करके हुआ। ए ट्रांसपोर्ट परचेज फ्रॉम कोलकाता मोटर्स 3 टेम्पोज कॉस्टिंग 50,000 ईच ऑन हायर परचेज बेसिस ऑन 1/1/2011। चलो चित्रण किया जाए।
1/1/2011 को किसने परचेज किया? ए ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने। किससे परचेज किया? कोलकाता मोटर्स से। क्या परचेज किया? 3 टेम्पोस। और कितने के एक टेम्पो पड़ा? 50,000 ईच। तो पहली स्टेटमेंट से तो बच्चों हमें ये सारी बातें समझ आई। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है द पेमेंट was to be made 30,000 डाउन पेमेंट एंड रिमाइंडर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट ऑन इतना। डेट दे रखी है, ठीक है। इस 50,000 की चीज में बच्चों उसने कहा है कि भाई हमने डाउन पेमेंट दी है 30,000 की, और फिर जो भी बचा ना बच्चों उसकी हमने 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बना ली। अगर मैं ध्यान से देखूं बच्चों, 50,000 का एक टेम्पू है तो 3 टेम्पू कितने के होंगे? सब 3 टेम्पू 1.5 लाख रुपए के होंगे। 3 टेम्पू में से आपने 30,000 की डाउन पेमेंट दे दी है, तो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट बनने वाली है 1,20,000 का अमाउंट बचा है। इसको आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे बांटोगे तो हर इंस्टॉलमेंट, क्योंकि इक्वल इंस्टॉलमेंट है, उसमें 40,000 रुपए तो कैश प्राइस का होगा, बाकी इंटरेस्ट जो भी हो वो हम आगे देख लेंगे। क्या यहाँ इसने कहा है 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। ओके, बात खत्म। आगे कहता है टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 9%। दैट मीन्स इस इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी पे हो रहा है एट द रेट 9%। इधर मैं करता हूँ 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट प्लस, मतलब 40,000 की इंस्टॉलमेंट हो गई, इंटरेस्ट भी करना है अपने को एट द रेट 9%। डन बच्चों। ए ट्रांसपोर्ट राइट ऑफ डेप्रिसिएशन एट द रेट 20% डिमिनिशिंग वैल्यू। ए ट्रांसपोर्ट के लिए 20% WDV से हम डेप्रिसिएशन राइट ऑफ करते हैं। ओके, इट्स इट इफ इट लिखा है इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू टू द एंड ऑन फर्स्ट ईयर बट कुड नॉट पे द सेकंड इंस्टॉलमेंट। कोलकाता मोटर एग्रीड टू लीव वन टेम्पो। ओहो, क्वेश्चन मिल गया। एक बार बच्चों पेज नंबर बताना, मेरा अप डाउन हो गया। 439। मिल गया। यस बच्चों, आगे कहता है कि कोलकाता टेम्पूस को जब पेमेंट नहीं मिली, उसने 2 टेम्पू तो रिपोजेस कर लिए और एक टेम्पू उसी के पास छोड़ दिया। और कब रिपोजेशन कर लिया उसने? उसने 31/12/2012 को रिपोजेशन कर लिया। ठीक है, अच्छी बात है। आगे कहता है एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पूज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑफ दिस, द टेम्पूज वाज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 30% WDV एनुअली ऑन WDV बेसिस। अब बच्चों कोलकाता ने जब एसेट को वैल्यू करा उसने 30% WDV से करा, ये 30% WDV से कह रहा है, और हायर परचेजर कितने से कह रहा है? 20% WDV। तो हम एसेट की वैल्यू क्या मानेंगे बच्चों? हायर वेंडर के हिसाब से या कोलकाता मोटर के, सॉरी, कोलकाता मोटर के हिसाब से या ए ट्रांसपोर्ट के हिसाब से? हम एसेट की वैल्यू हमेशा बिल्कुल एक्चुअल ओनर के हिसाब से मानते हैं। चलो तो सॉल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, मतलब अति सुंदर, अति प्रिय। पता है आपको कि इस क्वेश्चन के आपके एग्जाम में आने के कितने चांसेस हैं? प्रोबेबिलिटी वेरी हाई। और देखना कितना इजी होगा ये। बट बिफोर दैट सबसे पहला काम क्या है बच्चों? अपने पास वही है कि अपनी वो स्टेटमेंट बना लेते हैं जिस स्टेटमेंट में हमें, एक काम करता हूँ इसको मैं एक वर्किंग के लिए रखता हूँ। यस, पहले मैं अपनी वो वाली स्टेटमेंट बना लाऊं जिसमें हमें पेमेंट करनी है, और वो भी छोटी सी बनेगी, ज्यादा बड़ी नहीं बननी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों किस दिन हमने एसेट खरीदा? 1/1/2011। एग्जाम में भी क्या स्टेटमेंट बना के दिखानी है? वाह, कैसे कर लेते हो आप ये काम, ये बातें बेटा। उसको बना के आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए जो कुछ हो सकता है वो करो। ये जो क्वेश्चन का मैंने ऐसे चित्रण किया, ये क्यों किया? मैं बिना इसके भी तो क्वेश्चन करवा सकता था ना, ताकि आपको थोड़ा जल्दी क्वेश्चन क्रैक कर लो। आप क्वेश्चन क्रैक कर लिया तो सॉल्यूशन अपने आप क्रैक हो जाएगा।
नहीं सर, क्या हम बना के दिखाएंगे? नहीं बेटा, तुम नहीं बना के दिखाओगे, समय तुम्हें बना रहा है, तुम बन रहे हो अच्छे स्टूडेंट। इधर उधर मत जाना। ओके, एक एक 2011 क्या खरीदे बच्चों? हमने खरीदे टेम्पूस। बताओ यार, मार्केट में 50,000 के टेम्पो आ रहे हैं और हमें खबर ही नहीं। तीन टेम्पो बच्चों 50,000 के थे, तो 1.5 लाख के तीनों टेम्पो हो गए। सेम डेट पे हमेशा हम डाउन पेमेंट पे करते हैं। कितनी डाउन पेमेंट पे करी हमने? 30,000 रुपए की। 30,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद आउटस्टैंडिंग आ गया 1,20,000 रुपए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31/12/2011, हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करने वाले हैं एट द रेट 9%। इसका 9% आ जाएगा बच्चों 10,800 रुपए। इसमें ऐड कर देंगे तो इट विल बी 30,800 रुपीज। नाउ हमने सेम डेट पे माइनस कर दी इंस्टॉलमेंट नंबर 1। और बहुत ध्यान से, अगर मैं पूछूं बच्चों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बताओ, तो ये रहा बच्चों, देखो फिर से। 1.5 लाख के एसेट थे, जिसमें से 30,000 डाउन पेमेंट पे कर दी, तो 1,20 का अमाउंट आया। 1,20 को आप 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो, तो 1,20 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 40,000 की बनेगी। बट इस 40,000 में सिर्फ और सिर्फ कैश है, तो इंटरेस्ट का हिस्सा और ऐड करना पड़ेगा। सो इट विल बी 40,000 प्लस 10,800 ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे पास 50,800 रुपए की बनेगी पहले इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को पे करते ही हमारे ऊपर 80,000 ड्यू हो गया। उसके बाद 31/12/12 हमने ऐड किया इस पे इंटरेस्ट। कितना परसेंट? 9%। ये आ गया 7,200 और टोटल हो गया 87,200। और इतना होने के बाद बच्चों डिफॉल्ट इन पेमेंट हो गया, कोई पेमेंट नहीं हुई, और यहीं इसे समाप्त कर दो। बस इतना सा बनना था ये। अब इससे बच्चों मैं दो अकाउंट बना लेता हूँ पहले इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में तो बड़े आसानी से अकाउंट बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। वो भले हम एक स्क्वायर बॉक्स बना लें। और अभी यहाँ एक वर्किंग नोट, हमेशा बच्चों क्वेश्चन करने से पहले वर्किंग नोट बना लेना। एक वर्किंग नोट और है, उसको भी मैं बना लेता हूँ। ये वर्किंग नोट है मेरे पास, वैल्यू ऑफ गुड्स रिपोजेस्ड। ये हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि आपके पास ना बच्चों टोटल 3 एसेट थे, 3 में से 2 ही रिपोजेस हुए, तो एक तो अभी भी आपके पास है ना। तो जो 2 रिपोजेस हुए उनकी वैल्यू क्या होगी, कितनी होगी, वो निकालते हैं। तो याद रखना, जब आप ये निकाल रहे हो तो उतने ही गुड्स का करना जो रिपोजेस हुए हैं। और रिपोजेस क्या हुआ है हमारे पास? 2 टेम्पोस। एक टेम्पो कितने का? एक टेम्पो था 50,000 का। तो अब जो मैं वैल्यूएशन करने वाला हूँ बच्चों, ये वैल्यूएशन मैं करूंगा 2 लोगों के लिए, एक हायर वेंडर के लिए और एक हायर सेलर, हायर परचेजर के लिए। तो हायर परचेजर था जिसने कहा था कि भाई मैं तो 20% डब्ल्यूडीवी से डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। हायर वेंडर ने कहा भाई मैं तो 30% से डब्ल्यूडीवी चार्ज करूंगा। अब चुपचाप बच्चों बस चार्ज करते हुए चले जाओ। एसेट किस दिन आया? 1/1/2011। एंड 2 टम्पू कितने रुपए के होंगे? 1 लाख के यहाँ और 1 लाख के यहाँ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर हमने फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगाया। ठीक है, डेप्रिसिएशन कितना आएगा बच्चों? यहाँ कह रहा है 20% डब्ल्यूडीवी। तो 1/1/2012 को 80,000 आ गई मेरे गुड्स की वैल्यू। नाउ फिर से नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन और 31/12/12 की डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। यस, तो इस पे लगेगा बच्चों 16,000। 16 माइनस करा तो डेट ऑन ऑफ रिपोजिशन, उस दिन हायर परचेजर के लिए एसेट 64,000 के थे। लेकिन इसने कहा कि भाई मैं तो 30% डब्ल्यूडीवी लूंगा। पहला डेप्रिसिएशन इतने का बना 70,000, 21,000 आ जाएगा इसका 30%, एंड दिस इज 49,000। देखो बच्चों, आप आज तक खुश हो रहे थे ये सोच के कि आपका एसेट है 64,000 का, लेकिन सामने वाले ने बोल दिया कि भैया मैं तो इसे 49,000 का ही, 49,000 का ही ले जाऊंगा। तो आपको कितने का नुकसान हो गया बच्चों इस वजह से? 15,000 रुपीज का। तो ये लॉस किसका है? लॉस ऑन रिपोजिशन टू हायर
परचेजर 15,000 का नुकसान। और जैसे ही हमारे वर्किंग नोट बने बच्चों, वर्किंग नोट बनते ही हम अकाउंट्स बनाने के लायक हो जाते हैं। तो शुरू करता हूं मैं अकाउंट बनाना। हाँ, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ हायर परचेजर की बुक में ही बनाना है, तो मैं आराम से बहुत, वाह कितनी सीधी लाइन है, मुझे लगा मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। ये सही है। यस बच्चों, तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले, ये भी बड़े कष्ट की बात है, उठना पड़ेगा, पर क्वेश्चन करा दो पहले। हाँ बच्चों, तो देखो, आपने सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले एसेट खरीदा। किसकी बुक्स में है हम हैं हायर परचेजर की बुक्स में। इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर कौन से अकाउंट बनाने हैं? एक हमें बनाना है हायर वेंडर विच इज कोलकाता, एक बनेगा बच्चों हायर वेंडर अकाउंट, और एक बनेगा हमारे पास टेम्पोल अकाउंट। ठीक है, जब मैं हायर वेंडर का अकाउंट बनाता हूं तो हायर वेंडर में सबसे पहली चीज बाय, बाय से पहले डेट भी तो डालनी है अपने को। इस दिन असेट खरीदा हमने 1/1/2011, तो बाय टेम्पोज अकाउंट। कितने के टेम्पोज खरीद के लाए हम? 1.5 लाख रुपए के। ठीक, फिर 1/1/2011 हमने बैंक से डाउन पेमेंट दे दी। कितने की डाउन पेमेंट दी? 30,000 की। ये सब बच्चों यहाँ पे बना हुआ है, ये जो बना रखा है ना पूरा। ठीक है, उसके बाद 31/12/11 बाय इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट चार्ज किया? 10,800 रुपीज। और उसके बाद 31/12/11 टू बैंक इंस्टॉलमेंट नंबर 1। और पहली इंस्टॉलमेंट हमने पे करी, कितने की इंस्टॉलमेंट थी हमारी पहली? 50,800 रुपीज की। 50,800 की इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद हमारे पास बैलेंस सीडी बचा 80,000 रुपीज। ये हो गया बच्चों डन। फिर 1/1/2012, यस 1/1/2012 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000 का बैलेंस सीडी। उसके बाद लास्ट डेट 31/12/12 बाय सॉरी बाय इंटरेस्ट 7,200 का इंटरेस्ट आया। टोटल किया हमने, ये आ गया 87,200। ओके, जस्ट बच्चों 1 मिनट वेट करना। यस बच्चों, तो हमने एंट्री कर ली है एक साइड पे, अब दूसरी साइड पे चलते हैं। क्या पेमेंट हुई? इसके बाद पेमेंट तो हुई नहीं। फिर 31/12/12 को वो अपने गुड्स वापस ले गया। जब वापस ले जाएगा तो इधर आ जाएगा हमारे पास 2 टेम्पूस। अब सवाल ये कि यहाँ कितने रुपए के टेम्पू वो ले गया, तो इसी के लिए बच्चों आपने वर्किंग नोट बनाया था एक। जरा उस वर्किंग नोट को देखता हूँ। ये रहा वो वर्किंग नोट।
ये लो, इसको उठा के वहीं ले आता हूँ मैं। देखो बच्चों, कितने का ले जाएगा? तो जो दो टेम्पूस की वैल्यू निकाली थी किसने? हायर वेंडर ने। तो हायर वेंडर के लिए वो 49,000 की थी, तो वो कहेगा कि भैया मैं तो ले जा रहा हूँ दोनों 49,000। तो इसका मतलब जो बैलेंस सीडी बचेगा, टू बैलेंस सीडी, ये बैलेंस सीडी उसका एक टेम्पो के अगेंस्ट जो पेमेंट बचती है वो होगा। तो 87,200 बैलेंसिंग फिगर बताना बच्चों कितनी आती है? 38,200। सो ये हो गया मेरे पास बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी किसके अगेंस्ट है? जो एक ट्रक बचा उसके अगेंस्ट, सॉरी टेम्पू। अब मैं बना रहा हूँ टेम्पू का अकाउंट। टेम्पू में सबसे पहले जब हम टेम्पू लेके आए, कब लेके आए? 1/1/2011 को। टू हायर वेंडर या फिर कोलकाता अकाउंट कितने के टेम्पू लेके आए? 1.5 लाख रुपए के। फिर 31/12/11 बाय डेप्रिसिएशन। याद रखना ये हायर परचेजर की बुक में है जो कि 20% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है। सो इट विल बी 30,000 रुपीज। डन। एंड सेम डेट बाय बैलेंस सीडी, एंड बाय बैलेंस सीडी विल बी 1,20,000। लो बच्चों, पहले साल डन हो गया अपना। नाउ 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 रुपीज। ठीक। उसके बाद लास्ट डेट 31/12/12, अगेन बाय डेप्रिसिएशन। इस बार WDV 120 है तो इसका 20% लगेगा, विच इज 24,000 रुपीज लग गया। सेम डेट बाय हायर वेंडर। हायर वेंडर दोबारा अपने दो एसेट लेके चला गया, तो टेम्पू कितने के? 49,000 के। उसके बाद हमने देखा था कि भैया इसमें हमें लॉस ऑन रिपोजिशन हुआ। कितना हुआ ये बच्चों आप पहले ही फाइंड कर चुके हो। जो 15,000 आया ना, ये कि आपके बुक में तो दो एसेट की वैल्यू 64,000 थी, लेकिन सामने वाली पार्टी उसे 49 का ले गई, तो 15,000 का नुकसान। 15,000 का नुकसान। और जो भी बचा वो आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस सीडी। ये क्लोजिंग वैल्यू होगी आपके जो एक लौता टेम्पू बचा हुआ है उसकी। निकालो बच्चों क्या वैल्यू आती है, फिर एक बार रिकनसाइल भी करेंगे हम उसको। बताओ क्या वैल्यू आ रही है इसकी? थर्टी टू थाउजेंड ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई बच्चों 32,000, और यहाँ हमारा क्वेश्चन फिनिश हो गया है। नॉर्मली अगर बच्चों आपको चेक करना हो कि ये 32,000 सही है या नहीं है, या आपने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया, तो आपके पास तो एक ही टेम्पू बचा ना। एक टेम्पू की वैल्यू कितनी थी? 50,000। और खरीदने के बाद दो कंप्लीट साल हो चुके हैं, तो पहला डेप्रिसिएशन होगा जो पिछले साल का 20% पे, वो होगा 10,000। एक साल बाद इसकी वैल्यू आएगी 40,000, और फिर से जब दूसरा डेप्रिसिएशन लगाऊंगा वो इसका 20% होगा, दैट मीन्स 8,000। एंड बैलेंस आज के दिन क्या बैलेंस होगा? 32। तो अपना भी कितना आ रहा है? 32। ये हमने एक टाइप से उसका रिकंसिलिएशन कर लिया, और यहाँ हमारा प्रश्न खत्म होता है। इस क्वेश्चन की भी आप फोटो ले लो, या जो भी कर रहे हो वो ले लो। इसके बाद में एक टेढ़ा क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ जहाँ पे हमें सेमी एनुअल सेमी इंस्टॉलमेंट एनुअल दे रखी है। इंस्टॉलमेंट शुरू करें? Okay, let me check the question.
नेक्स्ट ही है बच्चों, 10th क्वेश्चन ही है। एक बार मैं पढ़ के इसका स्टोरी बना देता हूँ इस क्वेश्चन की, फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर है ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसके बॉक्सेस बना देता हूँ, इट विल बी, सारा आंसर एक ही जगह आ जाएगा। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास पेज नंबर 440 में। ओके, कहता है ऑन 1 जनवरी 2012 ए परचेज्ड फ्रॉम बी अ प्लांट वैल्यूड 7,45,000। ठीक है, ये कहता है बच्चों 1/1/2012 को हमने एक प्लांट खरीदा जिस प्लांट की वैल्यू है 7,45,000। डन। आगे कहता है द पेमेंट हैज टू बी मेड इन 4 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,10,000। आगे ये भी बता दिया कि भैया हमारे पास 4 इंस्टॉलमेंट होगी 2.1 लाख की, 2,10,000 रुपए की। ठीक है, इंटरेस्ट 5% है हाफ ईयरली। सो इंटरेस्ट है हमारे पास 5% हाफ ईयरली। हाफ ईयरली लिया है बच्चों, 6-6 महीने पे काम करना है अपने को। ठीक है, आगे कहता है ए पेड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 1 जुलाई 2012 बट फेल टू पे द नेक्स्ट। मतलब फिर से सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं हुआ है। सेकंड इंस्टॉलमेंट पे हो गया हमारा डिफॉल्ट या नॉन पेमेंट। ठीक है, बी रिपोजेस द प्लांट ऑन 4 जनवरी 2013। उसके बाद 4 जनवरी 2013 में प्लांट को रिपोजेस कर दिया। ठीक है, 5 जनवरी 2013 आफ्टर नेगोशिएशन A was allowed to retain the plant of which original cash price is 3,90,000 and he was to bear the loss of remainder on which was taken by B on that date for 375। ये लो बच्चों, हम रिपोजेशन वाले गुड्स की वैल्यू निकालते हैं ना कि रिपोजेस्ड गुड्स की वैल्यू क्या होगी, वर्किंग बनाते हैं। इस बार इस क्वेश्चन ने खुद ही कह दिया कि भैया रिपोजेशन करने के बाद ए आया, गिड़गिड़ाया, और गिड़गिड़ाने के बाद बी ने कहा चल ऐसा करके भाई तू रख ले, मैं तेरे को वो गुड दे रहा हूँ जिसका कैश प्राइस फर्स्ट डे पे 390 था। ठीक है, अपने को उससे फर्क नहीं पड़ता जो उसके पास बचा हुआ है, अपने को फर्क किससे पड़ता है कि बी ने कितने का रिपोजेस किया। तो वो यही कह रहा है कि भाई बी ने जो टेकन ओवर किया है उस दिन पे उसकी वैल्यू बी ने बताई कि भाई 3,75,000 की है। बुक में उसकी जो भी वैल्यू हो बच्चों, रिपोजेस हो रहा है 375 का। ठीक है, एंड बी वेव द इंटरेस्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2012। अनदर एग्रीमेंट। ठीक है, जैसे ही कहता है दूसरा एग्रीमेंट बैलेंस के लिए साइन है, तो ये अलग ही बात हो गई है, इसका हमें कुछ नहीं करना। आगे कहता है शो द लेजर अकाउंट्स नेसेसरी इन बुक्स ऑफ दिस 10% एनुअल हाफ ईयरली। ठीक है, लो बच्चों डेप्रिसिएशन भी उसने क्या बोल दिया, देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी कह रहा है 10% है हाफ ईयरली। मतलब यहाँ पे आप जब क्वेश्चन करोगे ना आपके अकाउंट्स हाफ ईयरली बनेंगे, एक साल का नहीं बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब धीरे धीरे शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम पेमेंट से रिलेटेड जो शेड्यूल अपने को बनाना है वो बना लेते हैं। पेमेंट से रिलेटेड शेड्यूल, यस, 1/1/2012, 1/1/2012 को हमने प्लांट खरीदा। कैलकुलेटर अपने हाथ में रखो बच्चों, 7,50,000 का। अब बच्चों 6 महीने बाद, 6 महीने बाद मतलब 30 जून 2012, क्योंकि इस क्वेश्चन ने डाउन पेमेंट की कोई बात नहीं कही है, तो इस दिन पे हम इंटरेस्ट ऐड कर देंगे एट द रेट 5%। ऐड करना बच्चों, 5% कितना आता है इसका, इट्स 745 नॉट 750।
745 पे बताओ बच्चों कितना आया? 37250। 37250 ऐड कर देता हूँ मैं इसमें, और ये आ गया मेरे पास 7। एक बार बच्चों का क्वेश्चन दोबारा पढ़ लो। 78250, 78250। एक बार मैं फिर से पढ़ लूँ, डाउन पेमेंट कहीं मैं तो मिस नहीं कर गया। ठीक है, नहीं मिस किया। ओके बच्चों, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमने इसी दिन पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी, माइनस करेंगे इंस्टॉलमेंट नंबर 1। पहली इंस्टॉलमेंट, पहली क्या, सारी की सारी इंस्टॉलमेंट 2,10,000 की है। अलग अलग सी बातें क्या आ रही है? इंटरेस्ट बेटा, इंटरेस्ट 5% ही लगेगा इस वैल्यू पे, 7,45,000 पे। 5 का आधा ढाई मत कर देना, क्योंकि उसने अगर बोला होता कि इंटरेस्ट एनुअल पर एनम इतना दे रखा होता और हाफ ईयरली करता तब आधा लेते, लेकिन ये इंटरेस्ट है ही 6 महीनों का, सेमी एनुअली है। ओके बच्चों, इसको माइनस किया मैंने, माइनस करने के बाद बताओ कितना आएगा? 572250। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम सेम डेट पे ये फिगर आई। अब फिर से 3 महीने बाद, 3 महीने बाद, सॉरी 6 महीने बाद, 31/12/2012 फिर से ऐड बैक करेंगे इंटरेस्ट। निकालो इसका 5% इंटरेस्ट कितना आता है? राउंड ऑफ कर लेते हैं इसे, 28,613। ठीक है, इंटरेस्ट ऐड करो, देखो कितना हो गया ये, 368006। ठीक, इतना आ गया। और इसी के बाद आपको पता है बच्चों क्या होगा? इसी के बाद होगा डिफॉल्ट इन पेमेंट, तो इसके आगे जाने की तो जरूरत नहीं है, बस यहीं पे खत्म करते हैं इसको। ठीक है, अकाउंट बना लेता हूँ बच्चों। अकाउंट में पहले हम किसकी बुक्स में जा रहे हैं? पहले हम इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर हैं। हायर परचेजर की बुक में मैं पहला हायर वेंडर का अकाउंट बना रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही। 1/1/2012 बाय क्या परचेज किया है हमने? प्लांट। बाय प्लांट, कितने रुपए का प्लांट परचेज किया है हमने? अ, हमारा प्लांट था 7,45,000। ठीक, सेम डेट पे कोई डाउन पेमेंट तो कहीं नहीं है बच्चों। उसके बाद 6 महीने बाद, दैट मीन्स 30, चाहे आप 30 जून ले लो या फिर 1 जुलाई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाय इंटरेस्ट, पहला इंटरेस्ट कितने का गया हमारा? 37,250। 37,250, और उसको ऐड कर लेना। उसके बाद एक 30th June 2012 टू बैंक, ब्रैकेट में इंस्टॉलमेंट नंबर 1। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,10,000 की, एंड उसके बाद टू बैलेंस सीडी। 2,10,000 की पेमेंट करने के बाद 572250 की अमाउंट बचा, ये टोटल कर देंगे। उसके बाद 1/1/2000, नॉट 1/1, 1/7/2012 टू बैलेंस बीडी 572250। ठीक, उसके बाद 31/12/12 टू इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट बना 28,613। टोटल हो गया 600,863। नाउ टू बैलेंस, डेट लिख लेता हूँ पहले। डेट क्या आएगी मेरे पास? सेम यही क्लोजिंग डेट, 31/12/12। 31/12/12 पहले हम लिखेंगे बच्चों टू प्लांट। अब वो कुछ प्लांट रिपोजेस करके गया,
और जो प्लांट रिपोसेस करके गया बच्चों, उसने उसकी वैल्यू खुद ही बोल दी कि उसको मैं 375 का ले जा रहा हूँ। तो रिपोसेस गुड की वैल्यू 3,75,000 आ गई, और बाकी जो हमारे पास बच गया वो हो गया टू बैलेंस सीडी। ठीक है, देखो ये कितना आता है, 863, 2,25,000, ये आ गया मेरे पास बैलेंस सीडी। ठीक है, अब मैं आता हूं यहाँ पे प्लांट अकाउंट पे। प्लांट अकाउंट पे याद रखना बच्चों 10% का डेप्रिसिएशन है WDV, और 6 महीनों के लिए। इसका मतलब 6 6 महीने में हमें डेप्रिसिएशन लेना है। तो जैसे हमारे पास एसेट आया 1/1/2011 को टू हायर वेंडर 7 लाख, ये 750 है 745 है, मैंने गलत लिखा है। हाँ 745 तो है। 745, यस। तो पहले आ गया बच्चों 7,45,000। उसके बाद 31st 12, नॉट 31st 12, 30th जून, क्योंकि 6 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है बच्चों, तो इसलिए याद रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। इस क्वेश्चन में तो मैं भी काफी बार कंफ्यूज हुआ हूँ। 30 जून 11 बाय डेप्रिसिएशन, निकालो बच्चों इसका 10%, इट विल बी 74,500। डन। सेम डेट पे बैलेंस सीडी, बताना बच्चों क्या आता है बैलेंस सीडी। नहीं लेंगे भाई, जब उसने लिखा है डेप्रिसिएशन 10% एनम लिखा रहेगा उसने। लेट मी सी द क्वेश्चन। चार्जिंग डेप्रिसिएशन 10% पर, हाँ ठीक है बच्चों, इट्स 5%, 5 होगा, मैंने गलत कर दिया। भैया मेरे पास एकदम क्वेश्चन मेरे आगे नहीं रहता, आंखों के आगे, इसलिए कुछ गड़बड़ हो जाती है। सॉरी फॉर दैट। ये क्या हो रहा है। यस बच्चों, डेप्रिसिएशन 5% लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने ये डेप्रिसिएशन चार्ज करने को तो हाफ ईयरली बोला है, लेकिन ये 10% पर एनम है। ठीक है, सो पर एनम है मतलब रेट का भी हाफ होगा। सो इट विल बी डेप्रिसिएशन, लिख देता हूँ एट द रेट 5%। फिर से बताना 37250, 37250। एंड फिर बाय बैलेंस सीडी कितना आएगा। ठीक है, देन 1/7/2011 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 707,750। अब फिर से डेप्रिसिएशन निकालना है बच्चों, 31/12/12 को बाय डेप्रिसिएशन, बोलो अब कितना आएगा। इसका 5%, क्योंकि WDV है। ठीक है, अब बैलेंस सीडी बताओ बच्चों कितना आएगा हमारे पास। ओके, मैंने बंद कैसे कर दिया, ये बंद थोड़ी होगा अभी। ये देखें। यस बच्चों, इस बार का डेप्रिसिएशन आ गया मेरे पास इतना। डेप्रिसिएशन के बाद वो व्यक्ति वापस अपना एसेट ले गया था, तो बाय हायर वेंडर प्लांट का एक हिस्सा ले गया, कितने का, 3,75,000 का। अब देखो कौन सी साइड ज्यादा हो रही है, आई थिंक इट साइड ही ज्यादा है ना, तो इसको फायदा हो गया यहाँ पे टू प्रॉफिट ऑन रिपोजिशन। लो भाई, इससे तो रिपोजेशन में हो गया फायदा। बोलो बच्चों कितना फायदा हुआ इसे।
अच्छा लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है? मेरे हिसाब से तो फायदा हो रहा है यार। प्रॉफिट तो हो रहा है भाई, ये देख नहीं रहे आप? 3,53,000 ये वाली फिगर है, और 3,75,000 ये वाली फिगर है। दोनों को ऐड करो कितना आता है? नहीं कर देता हूँ, 388 8। ओ ओ ओ आई एम सो सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो 35,000 है, मैं 3 लाख लेके चल रहा हूँ उसे। हाँ बच्चों ठीक है, फिर तो मेरी गड़बड़ है। हाँ तो बताओ कितने का लॉस आ गया फिर? इधर इधर तो अच्छा खासा लॉस आ गया, बाय लॉस ऑन रिपोजिशन। 2,97,362, 2,97,362 रुपए। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है, बस इसमें इतना ही था अपने पास। और इसके बाद इस क्वेश्चन में भी बच्चों हमें ये नहीं ट्रीटमेंट बताई, उसने ये नहीं पूछा कि हायर वेंडर के पास आप कैसे अकाउंटिंग करोगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों एक क्वेश्चन और है जो थोड़ा सा टेढ़ा है। आज तक जितने भी बच्चों ने वो क्वेश्चन किया है पहली बारी में सबने गलत करा है, क्योंकि उसमें अलग चीज ये है बच्चों, जैसे मैं आज अगर मैंने एसेट खरीदा तो आज इस साल के लास्ट डेट में मैं पहली इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ। उस क्वेश्चन में वो पहले ईयर में कोई इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर रहा, तो हम नॉर्मली पहले ईयर का इंटरेस्ट ऐड करते हैं, फिर वो सेकंड ईयर में पहली इंस्टॉलमेंट पे करता है, तो सेकंड ईयर का भी एज इट इज इंटरेस्ट आ जाएगा। आई थिंक ये इसके बाद का ही क्वेश्चन है फ्रॉम नॉट फॉर्म। देखो, अब कम टू क्वेश्चन नंबर 11। बस क्वेश्चन नंबर 11 करके आज हम अपनी कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। ठीक है, शुरू करता हूँ मैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जेड लिमिटेड, सॉरी जेड सोल्ड 3 मशीनरी, टोटल कैश सेल प्राइस ऑफ 6 लाख ऑन हायर परचेज टू एक्स ऑन 1/1/2011। ठीक है, सो 1/1/2011 को 3 मशीनरी सेल करी, टोटल 6 लाख की, दैट मीन्स कैश प्राइस। कैश प्राइस था हमारे पास 3 मशीन का, मैं लिख लेता हूँ 3 मशीन, 6 लाख रुपीज। डन। उसके बाद कहता है द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट 30% इज कैश डाउन पेमेंट। कैश डाउन बोले तो डाउन पेमेंट कितनी देनी है आपने? आगे कहता है बच्चों द बैलेंस ऑफ कैश प्राइस इन द इक्वल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीज ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, नॉर्मली भी क्वेश्चन कंपाउंडेड एनुअली ही होता है। तो बच्चों अगर 6 लाख का 30% दे दिया, 6 लाख का 30% देने के बाद कितना बचेगा आउटस्टैंडिंग? देखो बच्चों 6 लाख, 6 लाख नॉर्मल वही बना लेता हूँ अपना, 1/1/2011 कैश प्राइस, सेम डेट, डाउन पेमेंट, और डाउन पेमेंट कितनी? 30%। इट विल बी 1,80,000। माइनस किया, हमारे पास आउटस्टैंडिंग आ गया सेम डेट पे 1/1/2011, ये आ गया हमारे पास 4,20,000। डन। और लो 31/12/11 ऐड कर दो इसमें इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पता ही चल गया आपको बच्चों की कितना है, 10%, @10%, 42,000, और ये आ गया हमारे पास 4,62,000। ठीक है,
आगे कहते हैं द इंस्टॉलमेंट वर पेबल एज फॉलोज। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31/12/2012। अंडरलाइन कर लेना बच्चों, से हाईलाइट कर लेना कि पहली इंस्टॉलमेंट 31/11 इस डेट में नहीं हो रही, जैसा अभी तक के सारे क्वेश्चन करे हैं, 12 में हो रही है आपके, 2012 में। ठीक है, उसके बाद फिर 13 में, फिर 14 में होनी है। आगे कहता है एक्स पेड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बट फेल्ड टू पे देयर आफ्टर on his pay the second installment, Z repossessed two machinery and valued them 50% of cash price। ठीक है, कहता है कि भाई जैसे ही सेकेंड इंस्टॉलमेंट में फेलियर हुआ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में डिफॉल्ट हुआ, तो क्या है, मशीनरी, टू मशीनरी उसने कर ली रिपोजेस। और जो रिपोजेस करी है बच्चों, उस रिपोजेशन की वैल्यू उसने कैसे निकाली है, 50% डेप्रिसिएशन, 50% ऑफ कैश प्राइस। दैट मीन्स फिर से आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी एसेट की वैल्यू है उसका 50% निकाल लो, आपके पास रिपोजेस्ड गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद कहता है जेड रिपोजेस, ठीक है, एक्स चार्जेस डेप्रिसिएशन 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, डेप्रिसिएशन 10% स्ट्रेट लाइन मेथड, एसएलएम। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों ये वाला, नॉर्मली आपसे हो ही जाएगा। और फिर से इस क्वेश्चन में भी उसने आगे नहीं दे रखा कि हमें आगे क्या करना है, वरना नॉर्मली उसने क्वेश्चन हमें क्या दे देगा कि रिपोजेस करने के बाद उसने रिपेयर में पैसे लगाए और फिर उसको सेल कर दिया। चलो, तो पहले मैं वर्किंग बना लूं इसके आगे। ये इंटरेस्ट ऐड किया बच्चों, फिर इस साल तो कोई पेमेंट हुई नहीं, अब अगला साल आएगा 31/12/2012, फिर से इंटरेस्ट ऐड करूंगा मैं एट द रेट 10%। अब जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 46,200 का। इंटरेस्ट ऐड कर दिया मैंने, ये आ गया 200, ये आ गया 5,08,200। नाउ सेम डेट पे अब माइनस करूंगा मैं इंस्टॉलमेंट नंबर 1। बट बहुत ध्यान से करना बच्चों, क्योंकि इंस्टॉलमेंट आपको पता है कि डाउन पेमेंट देने के बाद आपके पास 4,20,000 का अमाउंट बचा था, जो आप 3 इंस्टॉलमेंट में देने वाले हो। ठीक, 3 इंस्टॉलमेंट में हम इसको देने वाले हैं। वो 3 इंस्टॉलमेंट कितने की हो जाएगी, इसको आप 3 से डिवाइड कर दो, इट विल बी 1,40,000। एंड 1,40,000 में फिर मैं इंटरेस्ट भी ऐड करूंगा। बट कमाल की बात ये है बच्चों कि आपने ना पिछली बार भी कोई इंटरेस्ट, मतलब पिछली बार भी इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं करी, तो ये जो फिगर है ये इंटरेस्ट भी पेड नहीं है और ये वाला इंटरेस्ट भी पेड नहीं है। तो बहुत ध्यान से, अब जो इंस्टॉलमेंट पे होने वाली है उस इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी 1,40,000 कैश प्राइस का हिस्सा, 42,000 पिछला इंटरेस्ट एंड 46,200 उसका अगला इंटरेस्ट। सो इसका टोटल करके बताओ मुझे कितना आता है। 1,40,000, 1,82,000, 1,88,000, 1,88,000, 1,28,000, सॉरी 2,28,200, ये 2,28,200। ये लो बच्चों, ये आ गई मेरे पास इंस्टॉलमेंट नंबर 1। मैंने माइनस कर दी, अब बोलो बैलेंस क्या बचा। 0,0,0, एक और 0, 8 एंड 2, 2,80,000 आ गया मेरे पास नेक्स्ट बैलेंस। ओके, तो ऊपर किसका बताऊं, बच्चों अब ये बैलेंस कब आया, सेम इसी डेट पे। अब नेक्स्ट ईयर की 31/12/13 लास्ट डेट, इसमें हम ऐड करने वाले हैं इंटरेस्ट एट द रेट 10%, विच विल बी 28,000। इंटरेस्ट ऐड होने के बाद ये कितना आ जाएगा, 3,08,000। एंड 3,08,000 होते ही क्या हो गया, डिफॉल्ट। सर एक बार फिर इंस्टॉलमेंट बता दो। देखो बेटा, नॉर्मली हम इंस्टॉलमेंट फर्स्ट ईयर के एंड पे करते हैं, इसने फर्स्ट ईयर के एंड पे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी, तो फर्स्ट ईयर के बाद मैंने जो भी इंटरेस्ट था वो ऐड किया। उसके बाद क्योंकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट हुई नहीं, तो अगले साल ये ऐड होने के बाद 4,62,000 31/12/2011 को आउटस्टैंडिंग बन गया था। अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नहीं का है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कब पे करनी है, 12 को। और जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है तो पहले एक साल का आप इंटरेस्ट ऐड करोगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी फिर उस पर फिर से एक साल का इंटरेस्ट लोगे, क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है। ठीक है,
चलो अब हम बनाते हैं इसका अकाउंट। सो हम फिर से इन बुक्स ऑफ हायर परचेजर जा रहे हैं। हायर परचेजर की बुक में हम पहले बनाएंगे हायर वेंडर का अकाउंट। हायर वेंडर अकाउंट बहुत इजी है। फिर से क्रेडिट साइड पे डेट 1/1/2011, 1/1/2011 टू, सॉरी, बाय, क्या लेके आए हैं हम, मशीनरी। कितने की मशीनरी लाए हैं हम, 6 लाख रुपीज की। अगेन 1/1/2001 टू बैंक। बैंक से हमने दे दी डाउन पेमेंट। कितने की दी थी, 30%, विच इज 1,80,000। डन हो गया। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31/12/2011 बाय इंटरेस्ट। पहला इंटरेस्ट आया हमारे पास 42,000 का। और उसके बाद 31/12/11 जो कोई पेमेंट नहीं करी हमने, और पेमेंट नहीं करी इसलिए पूरा का पूरा बैलेंस क्या हो गया, टू बैलेंस सीडी। ठीक, 6,42,000 ये आ गया, 6,42,000 ये आ गया। एंड बैलेंसिंग फिगर देखो, पहला इंटरेस्ट ऐड होने के बाद बैलेंसिंग फिगर आ गई 4,62,000। डन। उसके बाद 1/1/2012 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,62,000 रुपीज। ठीक, लास्ट डेट ऑफ द ईयर 31/12/12 टू इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट ऐड करेंगे हम इस पे, 46,200। फिर हमने इंस्टॉलमेंट नंबर 1 पे करी है 31/12/12 टू बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और देख ही लिया हमने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2,28,200 की है। टू बैंक 2,28,200 लो। और ये पे करने के बाद टू बैलेंस सीडी अपने पास कितना बचा है, बैलेंस सीडी बचा मेरे पास 3,08,000, सॉरी 2,80,000। नाउ 1/1/2013 बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,80,000। 31/12/13 टू इंटरेस्ट। इस पे 28,000 का इंटरेस्ट बना, और टोटल आ गया ये बच्चों 2,28,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पे भी 31/12/13 वो कुछ गुड्स वापस ले गया, और जो गुड्स बच्चों वापस गए हैं उन गुड्स की वैल्यू कितनी है, उन गुड्स की वैल्यू है हमारे पास, उसने कहा है कि भैया जो भी गुड्स गए हैं, लाइक आपको दिया था 6 लाख 3 मशीनरी का, तो 2 मशीनरी के कितने हो जाएंगे, क्योंकि 2 रिपोजेस हुई ना, ऑफ कोर्स 4 लाख होंगे। और क्या है, जो भी आपने रिपोजेस किया 4 लाख का माल, उसको आपने 50% ऑफ कैश प्राइस पे वैल्यू किया, इसका मतलब 2 लाख। तो सामने वाली पार्टी आपके जो एसेट थे उनको 2 लाख में ले गई। तो जब एसेट ले जाएगी तो यहाँ हम करेंगे टू मशीनरी 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए ले जाने के बाद लास्ट डेट टू बैलेंस सीडी। फर्स्ट मशीन के अगेंस्ट मात्र 28,000 रुपए का बैलेंस बचेगा। ठीक है, हो गया खत्म। क्या था, 3,08,000। ओ, ओके, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। 3,08,000, यस बच्चों। तो ये 3,08,000 होगा, तो बैलेंस हमारे पास 1,08,000 बचेगा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब हम बना लेते हैं मशीनरी अकाउंट। बहुत ध्यान से करना बच्चों, मशीनरी अकाउंट में एक आध चीज। सर हाँ सर, आपने आपने लिखा है टू बैलेंस 2,80,000, वहाँ पे बाय बैलेंस आएगा। ओ भाई साहब, इतनी बड़ी गलती, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, हे प्रभु मुझे माफ करो। गया मेरा पेन। हाँ भाई, यहाँ बाय आएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो मैं थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ कभी कभी। ठीक है, इस बच्चों अब सबसे पहले 1/1/2011 को मशीनरी आई, कहाँ से आई, टू हायर वेंडर। कितने की आई, 6 लाख रुपए की। और कितना डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा है, 10% एसएल। ठीक है, सो 31/12/2011 बाय डेप्रिसिएशन
कितना आएगा 10%? 60,000 रुपए, सेम डेट बाय बैलेंस CD। कितना आएगा बैलेंस CD? 5,40,000। डन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास 1/1/2012 टू बैलेंस BD। नाउ बैलेंस BD इज 5,40,000। 31/12/12 बाय डेप्रिसिएशन। अगेन SLM है तो 60,000 ही लगेगा बाय बैलेंस CD, और ये आ जाएगा 4,80,000। खत्म। उसके बाद 1/1/2012 सॉरी 13 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस BD आ गया हमारे पास 4,80,000। बहुत ध्यान से बच्चों, अब गड़बड़ होने के थोड़े से चांसेस हैं। 31/12/2013 पहले हम लेंगे बाय डेप्रिसिएशन। अगेन डेप्रिसिएशन विल रिमेन सेम 60,000। सेम डेट पे बच्चों वो एसेट लेके चला गया, कितने में ले गया? सो बाय हायर वेंडर। उसने 2 लाख का बोला था कि भाई मैं 2 लाख का ले जा रहा हूँ तुम्हारे एसेट। हमने कहा भाई ले जा, तुम मालिक है, जितने का भी ले जाए। उसके बाद जब वो 2 लाख का ले गया तो 2 लाख में मुझे कुछ फायदा या नुकसान तो हुआ होगा, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा मैं। तो वो कैसे निकालूंगा? वो ऐसे निकालूंगा बच्चों। यहाँ पे आप 3 की जगह बस जो गुड्स रिपोजेस्ड हुए हैं उनके लिए कैलकुलेट करोगे। गुड्स रिपोजेस्ड कितने हुए? 2 मशीनरी, और 2 मशीनरी की वैल्यू हो गई 4 लाख। 1/1/2011 मशीनरी आ गई हमारे पास 4 लाख की। माइनस करो डेप्रिसिएशन फॉर 2011। नॉर्मली आप सिंगल आराम से भी कर सकते हो उसको डायरेक्टली। क्यों हम ऐसे कर रहे हैं? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है और आपको पता है 3 बार डेप्रिसिएशन लगा है। 10% है तो सीधा 30% आप निकाल दो, और 30% अगर डेप्रिसिएशन निकल जाएगा तो 4 लाख का 30% कितना हुआ? 2,10,000। सॉरी, इट्स 1,20,000। यस, 1,20,000 इसकी वैल्यू हो गई। और टोटल गुड्स की वैल्यू कितनी थी? 4 लाख रुपीज। तो वैल्यू बची कितनी? 2,80,000 रुपीज। और आपकी चीज थी 2,80,000 की, और सामने वाली पार्टी उसे कितने की ले गई? 2 लाख रुपए में। सो ठीक है ना, 2,80,000 की चीज को सामने वाली पार्टी 2 लाख का ले गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय लॉस 80,000, और उसके बाद बाय बैलेंस CD। बस इतना सा क्वेश्चन है बच्चों, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस प्रॉब्लम है। बैलेंस CD अब आप निकाल ही लोगे कितना आएगा, वरना अगर इसको भी आप ट्रिक से निकालना चाहते हो तो बहुत इजी है। एक ही एसेट बचा है जिसकी वैल्यू है 2 लाख। 2 लाख का 30% डेप्रिसिएशन निकाल लो, 60,000। 60,000 डेप्रिसिएशन है तो बच्चों 1,40,000 की वैल्यू आपके पास आनी चाहिए। देख लो, आप इसकी बैलेंसिंग करोगे तो इट विल बी 1,40,000। ठीक है, 1,40 ही आ रही है वैल्यू। यहाँ ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप अपना ये टॉपिक खत्म कर लेना। मेरे ख्याल से तो आप कहीं दिक्कत आनी आनी नहीं चाहिए। जो टेढ़े क्वेश्चंस हैं वही मैंने सारे करवाए हैं। अब आप जितने भी क्वेश्चन यहाँ आपको मिलते हैं आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर लेना। बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हो जाएंगे। मुझे लास्ट क्वेश्चन में डाउट था कि लास्ट क्वेश्चन में उसने रिटेन किया था तो लॉस में क्यों जाएगा? वो तो बैलेंस सीडी पे जाना चाहिए ना अमाउंट। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन में हाँ, जो प्लांट है, उसने तो हाँ रिटेन किया था। ए ने जाके बी से वो रिक्वेस्ट किया था कि मैं रिटेन करूंगा, नर्सर एग्रीमेंट किया था पेमेंट के लिए। ओ यस, ओ यस, यस यस यस, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। जैसे बच्चों अभी मैंने इस क्वेश्चन में किया ना, कि यहाँ पे आपको सामने वाली पार्टी ने कहा था कि 2 लाख रुपए का मैं लेके जाऊंगा। तो हमने देखा कि पहले मेरे एसेट की करंट वैल्यू क्या है, फिर करंट वैल्यू के बाद मैंने उस पे लॉस और वो निकाला। सेम टू सेम ये चीज यहाँ पे भी होगी। मैं कर देता हूँ इस चीज को। यहाँ पे मैं पहले इसे इरेज करूँ। ये देखो बच्चों, इधर भी वही चीज होगी। लॉस ऑन रिपोजिशन एंड बैलेंस CD हम निकालेंगे, बिल्कुल जैसे अभी निकाला। ज्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है इसमें।
सबसे पहले ये कि हमारे पास जो गुड्स रिपोजेस्ड हुए उनकी वैल्यू क्या है। तो उसने कहा है कि भाई जो गुड्स रिपोजेस्ड हुए हैं उनका कैश प्राइस। अच्छा, जो रिपोजेस हुए हैं उनका कैश प्राइस नहीं है, हाँ उनका कैश प्राइस है, मुझे देखना है जो रिटेन हुए हैं उनका कैश प्राइस। तो ये लो, सिंपल सी बात बच्चों, टोटल कैश प्राइस कितना, 7,45,000, जिसमें से रिपोजेस कितने हो गए, रिपोजेस हो गए 3,75,000। तो बचा कितना जो रिटेन हो रखा है, माइनस करके आ गया मेरे पास रिटेन वाला पोर्शन। बोलो बच्चों ये कितना आया, 3,70,000। ओके, तो 3,70,000 का तो बच्चों वो हिस्सा है जो हमने रिटेन किया, बट ये है उस दिन जिस दिन मैंने एसेट को सेल करा था। उसके बाद हमारे पास 2 बार डेप्रिसिएशन लग चुका है, और डेप्रिसिएशन जो लग रहा है हमारा वो 5-5% से लग रहा है। तो पहला डेप्रिसिएशन मैं लूंगा इस पे 5% से, लेना बच्चों इसका 5% पे डेप्रिसिएशन, और फिर से 5% का डेप्रिसिएशन। आज इसकी वैल्यू आ जाएगी, और आज क्या डेट है, जो भी करंट डेट है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और अगर ये वाली वैल्यू आप निकालते हो बच्चों, चाहे तो आप इस वैल्यू को निकाल लो, ये वैल्यू निकालोगे तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, बाय बैलेंस सीडी, रिटेन वाली हिस्से का अमाउंट आ जाएगा। अगर आप ये आंसर नहीं निकाल तो भी ये निकालना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आप ये नहीं निकालना चाहते तो आप कैश प्राइस में जो रिपोजेशन वाला हिस्सा है ना, अ, 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 नहीं रुको यार, कुछ गड़बड़ हो चुकी है इसमें, लेट मी डू इट अगेन। मैं एक बार फिर से ना क्वेश्चन को रीड करके आपको करवा देता हूँ, बीच में बस हल्की सी जगह अटका था, वो मैं सीधा आपको बता देता हूँ। देखो, क्वेश्चन ने ना आपको बोला था एक जगह कि हमने जो रिटेन किया हुआ एसेट है, क्वेश्चन फिर से ला गया, बस इतना याद रखो बच्चों, आपके पास कैश प्राइस गिवन हो ना, चाहे वो रिटेन वाले हिस्से का हो चाहे वो रिपोजेस्ड वाले हिस्से का हो, अपने को तो रिपोजेस्ड वाले हिस्से की देखनी है करंट वैल्यू क्या है, जो भी इसकी करंट वैल्यू आ रही है बच्चों वो देखना। और रिपोजेस्ड वो लेके गया था इस एसेट को कितने पे, 375 पे, तो यहीं पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा जो भी होगा। आप बस इस तरीके से करना बच्चों, पहले क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना जो मैंने सबसे लास्ट में करवाया ये वाला, इस क्वेश्चन को करने के बाद करना, वो अपने आप समझ आ जाएगा आपको कि 10th में क्या करना है। बाई चांस ना हो तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, ठीक है। तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं, आप इस टॉपिक को भी अच्छे से फिनिश करना, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना रॉयल्टी से शुरू करेंगे।